नमस्कार, प्रणाम। आइए मित्रों, अपने विषय पर आगे बढ़ा दें क्रमशः। बड़ा महत्वपूर्ण विषय आज का है। हम भावों की चर्चा कर रहे थे ना, आज वही चर्चा करेंगे हम। बात चल रही थी तीसरे भाव की। काफ़ी बातें हो गई थी पर अभी अधूरा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। जीवन का सार छिपा है इस भाव में। कुछ आज की बात कर ले, फिर विषय की बात और आगे बढ़ाते हैं। आज तारीख मालूम है, 7 जुलाई 2026, आषाढ़ का महीना, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, मंगलवार। जो सप्तमी तिथि कब तक है भाई? वह है 1:36 तक। अष्टमी लग चुका है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बीत चुका है, वो 4:25 तक था। अभी तो रेवती लगे। यानी नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र है रेवती। मंगलवार दिन है पर तिथि थी, सप्तमी बीत गई, अभी अष्टमी लगी। चलिए ठीक है, अष्टमी ठीक है, ये जया है, मंगल जया का ही मालिक होता है। पर रेवती रिक्ता है, वो 10वां है। चलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शोभन नाम का योग था, 14-31 तक अधिकरण नाम का योग है। चलिए कुछ बात सुलझेगी, कुछ बात उत्पन्न हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, आज बुद्ध का परिवर्तन हो गया। बुद्ध आज 10:37 पर कहाँ गया? कर्क राशि में। ये बुद्ध कहाँ गया? मिथुन राशि में। बकरियों की मिथुन राशि में, मिथुन में पुनर्वसु नक्षत्र में बकरी चल रहा था, आगे चलते 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 अब मिथुन आ गया। यानी जो कर्क राशि थी जिसमें 3 ग्रह इकट्ठे हो गए थे ना, कौन था? बृहस्पति था वहाँ पर, शुक्र था वहाँ पर और बुध भी था। वो बृहस्पति नाम का जो प्लेनेट है ना, वो अब अकेला इंडिपेंडेंट हो गया, यानी 3 नंबर खाली हो गए। पर अभी वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो बृहस्पति 4 नंबर में है और चंद्रमा 12 नंबर में है, मीन में है। यानी जो संबंध है बृहस्पति का और चंद्रमा का, वो क्या है? नवम पंचम का संबंध है। और शनि भी मीन में ही तो है, यानी शनि चंद्रमा एक साथ हो गए और दोनों एक ही नक्षत्र रेवती में है। इन दोनों का एक साथ होना अच्छी बात नहीं कही है। ये चीजें कहीं न कहीं आम जनमानस पर, आम लोगों पर खराब असर डालता है। लोगों की मनस्थितियाँ खराब होती हैं, उनके तनाव स्ट्रेस बढ़ जाते हैं, घरों के वातावरण थोड़ा शांत हो जाते हैं। नहीं, अभी वर्तमान जो परिवेश चल रहा है उसको बहुत स्वस्थ नहीं कहा गया। वैसे भी अब एक ट्रांजिट से गुजर रहे हैं, जुलाई का महीना, इसी में तो परिवर्तन होना है। इसी में हमारा सूर्य जब 16 जुलाई की तारीख आई तो कहाँ आएंगे? उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश कर देंगे, वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी। आइए, तो ये रहा वर्तमान। आइए हम अपने विषय की बातें कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात किया तीसरे भाव का, थर्ड भाव की बात किया मैंने। यह है कुंडली का तीसरा भाव, इसको कहते हैं वायु का क्षेत्र। ये कुंडली का तीसरा भाव, इसको कहते हैं वायु का क्षेत्र ना। इसे कहते हैं 1, ये है 3 नंबर, सामने 9 नंबर, ये है 3 नंबर। ये वायु का क्षेत्र शुरू होता है, वायु। ये है आग्नेय क्षेत्र, यहाँ से आग्नेय शुरू होता है। 3 नंबर का जो कंपोनेंट अपोनेंट है उसको हम 9 नंबर कहते हैं। 3 इतने इंपॉर्टेंट क्यों है मित्रों? 3 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु तो जीवन का सार है। बिना वायु के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वैसे तो नाड़ियों द्वारा वायु का बोध होता है कि भाई नाड़ी चल रही है, इला पिंगला सुषुम्ना चल रही है। नाड़ियों में पढ़ा ना कि आदि मध्य अंत को पढ़ा है, आई बात? हाँ, लेकिन ये 3 गुण प्रधान भी है, जहाँ सत्वगुण है, तमोगुण, रजोगुण है। आइए, अब आयु के मुख्य 5 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? जो पहला प्रकार है उसका नाम है प्राण वायु, जो जीवन का सार है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा है उदान वायु, बड़ा महत्वपूर्ण उदान वायु भाई। ये इसका स्थान कहाँ है? हमारा कंठ, छाती। उदान वायु हमारे कंठ में पाया जाता है, निवास करता है और छाती के इलाके में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है प्राण वायु, जो हमारी शिराओं में है, हमारे इंद्रियों में है, हमारे बुद्धि को नियंत्रित करता है और श्वसन प्रक्रिया का प्रमुख आधार है हमारी प्राण वायु। फिर आता है उसके आगे बढ़ते उस क्रम में, फिर आता है उदान के बाद व्यान वायु। ये पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, पूरी बॉडी में। रक्त संचार, तंत्र का तंत्र, चलना फिरना, जो प्रक्रियाएं
जो मोमेंट बॉडी का ना, गति, वैसे तो जितनी गतियाँ वायु के पास है, उनमें भी जो गति का प्रमुख मालिक है हमारे जीवन में वायु में, उसे व्यान वायु कहते हैं। व्यान को परितः भी कहते हैं, चारों तरफ घूमने वाली वायु भी कहते हैं। फिर बात आती है समान वायु। ये हमारे पेट में निवास करता है, जहाँ होता है मंदाग्नि जठराग्नि, भोजन का पाचन प्रक्रिया, अवशोषण, संतुलन। इसके बिगड़ने से आईबीएस वगैरह फॉर्म होते हैं हमारे पेटों में। इसका नाम है समान वायु। और सबसे अंत में आता है पांचवी, अपान वायु। ये कैसी वायु होती है? हाँ, इसका मार्ग नीचे है, पेशाब के मार्ग पर है, जगह पर है, और गुदा मार्ग पर है। ये वायु वहाँ निवास करती है। इसे थोड़ा पॉल्यूटेड एयर भी कहा जाता है। ये अध्रुव या महिलाओं में गर्भ के निष्कासन में ये वायु आवेग पैदा करती है। मन विसर्जन में इस वायु का बड़ा प्रभाव होता है, रोल होता है। आई बात। यानी ये वायु बड़ी दिक्कत, जब ये वायु बिगड़ती है, खराब होती है, तो क्या होता है? हमें कब्ज की बीमारी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। महिलाओं में पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, और दिक्कत ओवेरियन प्रॉब्लम होते हैं। तो ये तो रही वायु की बात की। वायु 5 किस्म की होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तीसरे भाव का, जिसके 3 प्रमुख गुण हैं। कौन गुण है इसके? इसका नाम है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। 3 ही गण भी है मित्रों। कौन गुण है? मनुष्य, देवता, राक्षस, तीनों गण भी जीवन, तीनों कार्य बटे हुए हैं आपस में। और जो 3 गण है ना, ये तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? ये इसका अनुशासक है। यदि 9 नंबर गायब हो जाए, कमजोर हो जाए, तो 3 को अनुशासन नहीं मिलेगा, फिर 3 बिगड़ जाएगा, और 3 बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा? बड़ा नुकसान करेगा। क्योंकि यहाँ से हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है, हमारे स्वभाव का नियंत्रण हमारे व्यक्तित्व का प्रमुख अंग है हमारा तीसरा भाव। सहजेश है, हमारे भाई बहन में सामंजस्य है, हमारे अंदर मित्रता की प्रवृत्ति है, शत्रु बनाने की प्रकृति भी इसी में जुड़ा हुआ है। सही बात है। और हमें केंद्रित करता है। जो 9 नंबर जब मजबूत होता है तो केंद्रित करता है। वो ध्यान रखता है कि देखो तुम्हारे अंदर बुराई नहीं आनी चाहिए, वरना जीवन का कोई भी बुराई अगर आ जाए तो जीवन तो नष्ट कर देता ना। लिखा गया क्या है? एवं धन संपन्ना प्रभुत्तम से विवेकता। जवानी, धन दौलत, सत्ता और विवेकहीनता, ये 4 ऐसे शत्रु हैं कभी हाथ भी तो नष्ट कर देते हैं। किसी में यौवन या युवावस्था का आक्रमण बहुत तीव्र होता है, अपने को न संभाल में तो उसे स्पॉइलिंग कहते हैं। बहुत धन आ जाए और धन का उन्माद भी आ जाए उसके जीवन में, इसका मतलब विनाश करीब है, वो विनाश के करीब जा रहा है। और सत्ता पाही काही मत नहीं, जहाँ सत्ता मिल जाए तो हम मत तो आ जाता ना। और विवेकहीनता, यही विवेक का मालिक यही है, विवेक का अधिपति 9 नंबर। ये जो स्वभाव है, प्रकृति है, ये विवेक 9 नंबर ये कमांड करता है, ये बोध कराता है। देखो भाई, मैं 9 हूँ, मैं जीवन के उस भाव का बोध कराता हूँ, इसे करता हूँ कि मैं अंत हूँ। ये बोध कराता है कि याद रखो जीवन का अंत होना है। जब ये बोध तुम्हारे अंदर रहेगा, ये बोध व्याप्त रहेगा तुम्हारे अंदर, तो बुराइयां नहीं आने पाएगी। ये बोध होना बहुत आवश्यक है तुम्हारे अंदर, अंत का बोध या परिणाम का बोध। जब कोई कार्य मन में आता है कि मन में भाव आया, चलो भाई मदिरापान कर ले, चलो भाई स्मोक कर ले, कोई बुरा कार्य कर ले, ये कहता है अरे ध्यान रखो मामला ही तक सीमित नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अंत आना है, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। ये धर्म का बोध रखा रहता है, इससे भाग्यहीनता पैदा होता है। धर्म को स्थापित करो अपने अंदर, उसकी क्षति को समझो। और ये है द पार्ट ऑफ विवेकशीलता, विवेक। उदाहरण के लिए हमने 2 कुंडलियों का एग्जाम्पल ले रखा है आप सबको समझाने के लिए। आइए, एक कुंडली मेरे सामने है। कुंडली का जन्म 21 फरवरी 1988, शाम को 3:30 जन्म स्थान पटना का है, दिन संडे है। ध्यान से देखें, एक लाइन खींच देते हैं, आप देखें कुंडली के जितने ग्रह हैं सब इसी इलाके में है, बात सब इसी इलाके में। ये पूरा इलाका खाली हो गया, माने 2 जो कोण होते हैं कुंडली के, वो तकरीबन खाली है। वो कौन से कोण है भाई? हाँ, ये खाली है कुंडली में, ये पूरा वायुकोण का इलाका बिल्कुल खाली हो गया, जो हमारे प्रकृति का, हमारे व्यक्तित्व का प्रमुख
फुर्सत है बात। और ये शानकुंड के इलाका भी खाली हो गया, ये दोनों बड़े खाली हो गए। नरी तो कुछ हद तक इंटरकनेक्टेड जुड़ा है, इसका असर मिलेगा। और आग्नेय बहुत ही मजबूत हो गई, पूरा कोने बड़ा मजबूत आग्नेय को। अब ऐसे लोगों का जहाँ ये मंगल नाम का जो ग्रह है, जब सगिटेर धनु में हो, बृहस्पति मंगल में एक्सचेंज होता है कि मंगल धनु में है और बृहस्पति मेष में है। ऐसे लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। जो बुद्धि होती है ना, वो प्रतिभा होती है, वो विद्वत्पूर्ण कहा जाता है। लेकिन किसी भी अच्छी बुद्धि को, प्रतिभा को मन का सहयोग मिलना बहुत आवश्यक होता है मित्रों। अगर मन का सहयोग न मिलेगा तो हम दिमाग का फायदा नहीं ले पाएंगे। यहाँ जो चंद्रमा है वो बहुत कमजोर हो गया। कहाँ है? 0 शून्य का। और आग्नेय इलाके वाले ना बड़ी बड़ा गर्म, जो मन वायु है, मन का पानी है, पानी बड़ा गर्म होगा, उद्वेलित आंदोलित, जो बात दिमाग में घुस गई वो निकलती नहीं है। तो ऐसे कुंडलियों में इसको हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ साइकोसोमैटिक या ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, जो सामान्यतः अति बुद्धिमानों को ही होता है। अति ये जीवन के समय को डिलेट कर देता है। ये बृहस्पति का इलाका है, ये आग्नेय इलाका है, दोनों गर्म। इनको ठंडा करने वाले, वाष्पीकृत करने वाले या ठंडा करने वाले, ये जो पानी का इलाका कमजोर और वायु भी कमजोर हो गई, मैंने जीवन से कहीं शीतलता गायब हो गई है बात। खैर, ये कुंडली का ये बात है। लेकिन ये जब इस कुंडली का उम्र बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इस कुंडली का उम्र बढ़ते बढ़ते जब कुंडली अपने 40 के आसपास पहुंच जाती है तो बड़ा परिवर्तन आता है। शुरू में बहुत परेशान करता है, ये स्थिरता बहुत होती, तनाव बहुत देता है। यानी ये तीसरा भाव कमजोर होने से इस कुंडली की प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं बन पाई। जबकि जन्म 1988 का है, उस वक्त देखा जाए तो कुंडली का 38वां साल पूरा हो गया, 39 इधर नहीं, और बड़ा परेशान हल्का लगा। पर बच्चा संपन्न परिवार का है, कैसे किस्म के खाने पीने कोई दिक्कत नहीं, बट कंपेटिबिलिटी नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, मन की शांति नहीं। और अच्छा बच्चा अपने दिमाग का फायदा नहीं ले पा रहा है, बिकॉज ये जो एरिया ऑफ एक्सप्रेशन होता है, कनेक्टिविटी होती है, जोड़ने की जो कला होती है ना, वो पाठ कमजोर हो गया। अतः हम काबिल होके, सुंदर होके, योग होके भी अकेले आइसोलेट हो गए, अकेलापन आ गया। ये होता है तृतीय भाव के कमजोर होने का नुकसान। ठीक उल्टा जो दूसरी कुंडली है, इनका नाम मिस्टर गंगेश मणि त्रिपाठी, 31 अक्टूबर 90 का जन्म है, 10:32 से महाराज दिन के जन्म है। इस कुंडली की अवस्था बड़ी भ्रष्ट कही जाएगी। भ्रष्ट को कहा जाएगा ये दोनों के, ये इलाका जो नैऋत्यकोण का इलाका है और ये जो है इशार का इलाका है, ये दोनों इलाके आम सामने के बड़े मजबूत हो गए। ये दोनों कोण बहुत मजबूत हो गया, इनको जोड़ने वाले दोनों बड़े कमजोर हो गए। अब जब कमजोर हो गया और बृहस्पति बहुत मजबूत करके चले गए, यहाँ चंद्रमा बृहस्पति अगल बगल में बैठ गए दोनों, यहाँ दोनों के साथ बैठ गया। अब ये दिमाग तो बहुत तेज हो गया, पर दिमाग को संभालने वाले ग्रह चाहिए ना, वो तो बड़े कमजोर है। अब यहाँ देखो जो बुध है वो कितना है? 0 बुध बहुत कमजोर है, जो चंद्रमा को कंट्रोल करता है और हमारे मस्तिष्क की पार्ट पे, हमारे CNS पे, हमारे PNS पे जो सौम्यता पैदा करता है, संतुलन पैदा करता है ना, वो बहुत कमजोर है, संतुलन गायब हो गई। फिर आया शुक्र का क्या हाल है? करे बहुत कमजोर, 29-59, यानी स्पाइलिंग बहुत मरा हुआ। शनि 12वें खाने में चला गया, जहां शनि का होना खराब होता है, और 4 डिग्री का बृहस्पति बहुत मजबूत हो गया, यानी ये बच्चा भयंकर हो गया, साइकोसोमैटिक, मनोविकारी। ये जो इलाका होता है ना, जिससे कंठ या मन की अवस्था को हम बैलेंस करते हैं, ये वो इलाका जो हमें समाज में स्थान दिलाता है, संबंधों में, परिवार में, लोगों के बीच में। यानी तृतीय भाव का बहुत रोल है जीवन में। ये पार्ट खाली हो गया और अपोनेंट पार्ट बड़ा मजबूत हो गया। ईशान वहां तो प्रवज्ञा, मैंने एकदम अकेला, अपना मनवाली करने वाला, और ये लाभ होगा कि बड़ी बुद्धिमानी की बातें करने वाला, लेकिन बड़ा खराब हो सकता टेम्परामेंट। ये बच्चा, इसके पिताजी पुलिस में थे, पिताजी की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो प्लेसमेंट की जगह पर बच्चे को नौकरी मिल गई पुलिस में, बट विक्षिप्त मन वाला बच्चा, मनोविकारी बच्चा नहीं कर पाया, उस नौकरी को छोड़ दिया। फिर मन बावला था, मन बीमार था, मन रोगी था, मन रोगी है,
तो जितनी बुराइयां हो सकती सब आ गई, एडिक्शन हो गया। देखा जाए तो एक तरह से ऐसे बच्चों को ड्रग एडिक्ट कहते हैं ना, कि एल्कोहल, वाइन, ड्रग, चरस, फला फला तमाम चीज़ों का सब क्या है। माँ परेशान, पति थे नहीं, बहुत दिक्कत, भाई दिव्य विक्षिप्त अवस्था, तोड़फाड़ करने वाला, मारपीटाई करने वाला। अभी वर्तमान के समय में पिछले 1 सालों से कहाँ है, यह है रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालिए, लेकिन सुधार कुछ नहीं। बहन आई थी, बहन से मेरी बात हुई, बहन का कोई सुधार नहीं। हम गए थे, सेंटर गए थे, पर उनका कोई इंप्रूवमेंट नहीं, बच्चे में वहाँ भी मारपीटाई कर लेता है। और स्टोन पहनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि असल स्टोन भी फेंक तोड़ देते हैं या बेच डालेंगे नशे के लिए, एडिक्शन के लिए। खैर, समझाने का उद्देश्य ये था कि जीवन में ये इस खाने का, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत। ये हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है, ये जोड़ने की कला सिखाता है, ये कंठ का मालिक है, भाषा का मालिक है। ये तीन है, जहाँ मैंने कहा कहाँ है, जहाँ सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। सत्व माने यहाँ सात्विकता है, तमोगुण माने जहाँ तम है, अंधकार है, इसे तमोगुण कहते हैं, राक्षस गण है। जो सतोगुण है वो क्या है, वो है देवगण है, देवतागण है। और जो रजोगुण है वो कौन सा है, मनुष्य। इस मनुष्य को जब रज प्राप्त हो जाता है, राजसह, जब उसको राशि ठाट बाट मिल जाता है ना, तो मनुष्य तमाम बुराई उसके साथ है। पर जो लेकिन देवगण वाला है, जो सतोगुणी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि जीवन मिथ्या है, तो बहुत नहीं बात है। आयुर्वेद में ही नहीं तीनों का वर्णन है, क्या है, वहीं पे कफ है, पित्त है, बात है बात है। त्रिलोक्यम, त्रिनेत्रम, त्रिजन्मम, तमाम तीन के जोड़े लगाए गए। आयुर्वेद ने इनकी दवाई भी बना दिया, आसुरी, मानसी, दैवी औषधियाँ 3 तरह की बन गई, जैसा। और मेडिकल साइंस में मानता है, वो भी कहता है कफ है, एसिड है, गर्म है, पित्त है और एरी है। बात पित्त कफ कोई भी मान लेता ना। और रामायण में तो लिख ही दिया गोस्वामी जी ने, भाई दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य ने का बहु व्यापा। तो गोस्वामी बाबा ने लिख ही दिया भाई। पर इन विकारों से बचाता है हमारा तीसरा भाव। याद होगा मित्रों, कोरोना के दिनों को याद कर लीजिए, जब कोरोना फैला था तो लोगों के मुंह पर बिल्कुल कई ठो पट्टियाँ बांधी गई थी, नाक ढकने वाला मुंह। कुछ लोग तो डबल टिप्पो लगा लिया करते थे भाई, कि कहीं घुसने ना पाए। पर उसको कौन रोक सकता है, वो इतना सूक्ष्म होता है। जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया, वो बहुत सूक्ष्म होता है। वो तो मोटे मोटे कपड़ों को भी चीर के अंदर घुस जाएगा। वो तो परमाणु से, जो सबसे सूक्ष्म परमाणु होता है, उससे भी सूक्ष्म होता है। चल बात नहीं, कोई हो तो होगा। पर जो निर्भय था, निर्भीक था, भय रहित था, ऑक्सीजन ले रहा था, आई बात, वो उससे प्रताड़ित नहीं हुआ। खैर, विषय बड़ा लंबा होता जा रहा है, समय की बहुत कमी है मित्रों, विदा चाहूँगा। अभी इस पर और बातें करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।